यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो बात कर रहे हैं म्यूकर। म्यूकर की बात करने जा रहे हैं। आपको हमने क्लासिफिकेशन, फंगस के क्लासिफिकेशन में ही बताया था कि जो फाइकोमाइसिटीज है उसको 6 सब क्लास में बांटा गया है और 6 सब क्लास में से एक क्लास है जाइगोमाइसिटीज। उसमें हमने एक ऑर्गेनिज्म, देखिए 2 ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पढ़ेंगे आज। ये अभी म्यूकर के बारे में बात कर रहे हैं, फिर बात करेंगे हम लोग राइजोपस की। म्यूकर और राइजोपस 2 हैं आपके जाइगोमाइसिटीज में जिनको हमें टाइप स्टडी करना है और इसी से बहुत सारी चीजें हमारी सॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारे क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी, डिजीज के बारे में पता चल जाएगा और कुछ जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके बारे में पता चलेगा। ये इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन दी हुई है यहाँ पे। देखिए म्यूकर को जनरली कहते हैं पिन मोल्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन ब्लैक मोल्ड या पिन मोल्ड के नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, विच वन इज ऑल्सो कॉल्ड पिन मोल्ड। और 4 ऑप्शन दिए होंगे, म्यूकस, एगेरिकस, राइजोपस या एक और कोई या नन ऑफ दीज। तो पिन मोल्ड कौन होगा? म्यूकर। या ब्लैक मोल्ड कौन होगा? म्यूकर। ब्लैक मोल्ड क्या है? बेसिकली अगर आप अपनी लाइब्रेरी के अंदर या किसी लेबोरेटरी में आपने एक ब्रेड रख दी और ब्रेड को 3 से 4 दिन तक गीला करके रख दिया, तो 2 से 3 दिन में इसके ऊपर ब्लैक कलर के फंगस लग जाएगी, पूरी में छा जाएगी। तो ये क्या है? इसीलिए इसका नाम रख दिया गया पिन मोल्ड या ब्लैक मोल्ड। ठीक, अब ये होता क्या है? बेसिकली आपने देखा कि ये ब्रेड को के ऊपर जब ब्रेड सड़ने लगती है तो उसके ऊपर आ रहा है, तो ये एक सैप्रोफाइट है। लेकिन ज्यादातर ये देखा गया कि ये कोप्रोफिलस नेचर शो करता है। कोप्रोफिलस नेचर का मतलब होता है कि ये डंग इनहेबिटिंग है, यानी कि ये कहीं गोबर वगैरह के ऊपर ये मिलेगा। तो डंग को खा रहा है, यानी डंग को कंज्यूम कर रहा है, तो भी तो ये सैप्रोफाइट है, डीके कर रहा है ना ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को, तो भी ये एक सैप्रोफाइट है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है। आप किंगडम माइकोटा में इसको देखेंगे, डिवीजन यूमाइकोटा है, सब डिवीजन की बात करें जाइगोमाइकोटीनिया है, क्लास तो आपको पता ही है जाइगोमाइसिटीज है, ऑर्डर म्यूकोरेल्स है और फैमिली म्यूकोरेसी है। जीनस जिसकी बात कर रहे हैं वो म्यूकर है और इसकी कई स्पीशीज की हम लोग बात करेंगे। यहां हम लोग एक जनरल म्यूकर के बारे में स्टडी करेंगे कि म्यूकर का स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइफ साइकिल कैसे चलती है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले एक डिजीज की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भैया जरूरी है इसकी, तो डिजीज की बात कर लीजिए। तो म्यूकोरोमाइकोसिस ये डिजीज कॉज करता है। इस डिजीज में होता क्या है कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स, हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर होगा और उनके वाइटल ऑर्गन्स लाइक लंग्स हो गए या ब्रेन हो गया, उसको ये अफेक्ट करेगा और वहां पे ये दिक्कत कर देगा और इससे ये भी हो सकता है लीडिंग टू डेथ, यहां पे मौत भी हो सकती है इसी की वजह से। ठीक, तो ये डिजीज भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि डिजीज किससे होती है, तो वो भाई साहब म्यूकर से होती है। अब वेजिटेटिव इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्या क्या इसके वेजिटेटिव पार्ट है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में अगर आप म्यूकर की बात करिए तो म्यूकर में कुछ ऐसा खास कोई वेजिटेटिव इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है। पहले तो आप ये समझिए ये किसका है? म्यूकर है एक जाइगोमाइसिटीज का मेंबर। म्यूकर किसका मेंबर है? जाइगोमाइसिटीज का मेंबर है। तो जाइगोमाइसिटीज में आपको पता है ये फाइकोमाइसिटीज के सब अंडर आता है ना। और फाइकोमाइसिटीज में आपको पता है कि सेप्टेट हाइफी होते हैं कि एसेप्टेट होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये एसेप्टेट हाइफी होते हैं। ठीक, इनके हाइफी कैसे हो गए? एसेप्टेट हो गए। बोलो बच्चा, कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। ठीक, अब एसेप्टेट हाइफी हैं तो ये बताओ, अगर एक हाइफी ये है दिया हुआ और इस हाइफी में अगर सेप्टा नहीं है तो न्यूक्लियस बहुत ढेर सारे मिलेंगे, और अगर न्यूक्लियस ढेर सारे मिल रहे हैं तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? सिनोसिटिक कंडीशन। तो हाइफी कैसे हो गए? सिनो
सिटिक। क्लियर? समझ आई बात? यस सर। अब ये सिनोसिटिक हाइफी हैं और ये हाइफी बेसिकली इस तरीके से रहते हैं और ब्रांच्ड हैं। कैसे हैं ये? ब्रांच्ड हैं, इसमें ब्रांचेस मिलेंगी। और हाइफी दो तरीके से ब्रांचिंग है इसकी। देखिए, एक तो ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है ऐसे ऐसे, और दूसरा ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है। तो एक हॉरिजॉन्टल हो गया और एक ये हो गया वर्टिकल। तो दो तरीके के हाइफी इसमें मिल रहे हैं। बेसिकली है वो एक ही तरीके का, लेकिन उसको हम लिख दे रहे हैं एरियल और प्रोस्टेट हाइफी। तो दो तरीके के हाइफी हो गए। अच्छा, ये हाइफीज का ग्रुप मिलकर किसी फंगस की एक बॉडी बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं? माइसीलियम। भाई हाइफीज का ग्रुप ही तो माइसीलियम कहलाता है। बोलो बच्चा। तो अगर हम कहें सिनोसिटिक हाइफी हैं या हम कहें सिनोसिटिक माइसीलियम है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब क्या होगा? ये जो प्रोस्ट्रेट हाइफी हैं, देखिए ये प्रोस्ट्रेट हाइफी ये जमीन में पूरे फैले हुए हैं, ठीक, और दूसरे एरियल हाइफी ये ऊपर की तरफ है। इनके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होगी। इनके ऊपर क्या डेवलप होगी बेटा? स्पोरेंजिया। एरियल हाइफी में क्या है? स्पोरेंजिया डेवलप हो रही है। सिनोसिटिक कंडीशन है, कहीं भी सेप्टा है नहीं, लेकिन हमने आपको बताया हुआ है अगर ओल्ड कंडीशन हो गई, पुराने हो गए, तो हो सकता है इसमें सेप्टा मिल जाए। ठीक, अच्छा यहीं पे एक बात आपको और बता दें, ये क्या है? हम किसकी बात कर रहे हैं? म्यूकर की बात कर रहे हैं। ठीक, हम जिस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं वो कौन है? म्यूकर। और इसी का एक भाई है राइजोपस। ठीक, इसी का एक भाई है राइजोपस। इसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसी क्लास से बिलोंग करता है। ठीक, राइजोपस। समझ में आ रही बात? राइजोपस और म्यूकर में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां एक डिफरेंस इनके हाइफी के बेसिस पे बता देते हैं। देखिए, राइजोपस में हाइफी जो मिलते हैं वो तीन तरीके के हाइफी हैं। यहां आप थोड़ी सी चीज को हटा रहे हैं। सिनोसिटिक हाइफी होंगे, नो डाउट सिनोसिटिक हाइफी हैं, बट ये तीन तरीके के हाइफी राइजोपस में मिल रहे हैं। समझते रहना बेटा। देखो क्या हो रही है, कंडीशन ये है कि यहां पे ये राइजोपस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना रहे हैं, अभी राइजोपस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हाइफी आपको दिख रहे हैं, यहां अगर आप गौर से देखिए तो आपको तीन तरीके के हाइफी मिल रहे हैं। एक तो आपको ऊपर की तरफ जा रहा है जिसके ऊपर स्पोरेंजिया बन रही है। ठीक, इसे कहते हैं स्पोरेंजियो 4। इसे क्या बोल देते हैं बेटा? स्पोरेंजियो 4। एक हाइफी कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये बीच बीच में कनेक्ट कर रहा है इन बंचेस को, इसे क्या देते हैं? स्टॉलन। ये स्पोरेंजियो 4 हो गई, ये स्टॉलन हो गया, और ये हो गए राइजोइड्स। अच्छा बताओ, ये वाला स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग है ना? यस सर। तो ये आपका म्यूकर है। ये क्या है? म्यूकर है। म्यूकर में सिर्फ एक तरीके के हाइफी मिल रहे हैं आपको, और यही हाइफी ऊपर की तरफ उठ जा रहे हैं, इन्हें एरियल हाइफी कह दे रहे हैं, जो कि स्पोरेंजिया बना रहे हैं। लेकिन इसमें बेसिकली स्पोरेंजिया के लिए एक स्पेशल हाइफी का ग्रुप आएगा, और इसका पूरा बंच भी हो सकता है। स्पोरेंजियो 4 बंच में भी हो सकते हैं, लेकिन ये कभी स्पोरेंजियो 4 बंच में नहीं होगा, एक ही होगा। यहां एक मिल रही है और यहां बंच में भी मिल सकते हैं। यहां रूट लाइक स्ट्रक्चर मिल रहे हैं जिन्हें राइजोइड्स कह रहे हैं। क्या यहां राइजोइड्स मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ये राइजोपस है, ये राइजोपस है, और ये क्या है? ये है म्यूकर। हम लोग म्यूकर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर म्यूकर का पढ़ रहे हैं, लेकिन राइजोपस से कंपेयर करके इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक ही साथ चले तो ज्यादा अच्छा है। राइजोपस अलग से भी पढ़ाएंगे, बट यहां थोड़ा सा समझ लीजिए। तो म्यूकर में खाने को दोनों के दोनों क्या है? सैप्रोफाइट है। दोनों के दोनों क्या है बेटा? सैप्रोफाइट है। अब इन्हें खाना चाहिए, तो जो खाना होगा सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं? सैप्रोफाइट्स होते हैं, कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं बताओ? सैप्रोफाइट्स का न्यूट्रिशन डेड एंड डीकेइंग मटेरियल के ऊपर होता है।
बोलो। डेड एंड डीकेइंग मटेरियल, जो सड़े गले चीजें हैं उनको, डेड एंड डीकेइंग मटेरियल को तो खाएंगे सैप्रोफाइट्स। तो अगर ये डेड एंड डीकेइंग मटेरियल को खा रहे हैं तो ये किस तरीके से उनको कंज्यूम करेंगे, इस बात का पता लगाने के लिए बेटा क्या करा हमने, इसमें डेड एंड डीकेइंग मटेरियल, मान लो ये ब्रेड का पीस है, तो ये क्या करते हैं, ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर डाल देते हैं। फंगस क्या करता है, इसके अंदर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम डाल देता है और इसे डाइजेस्ट करके सीधा सीधा एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां एब्जॉर्प्शन का काम क्या कर रहा है, यहां राइजोइड्स हैं जो खाने को, न्यूट्रिशन को गेन कर रही हैं, किसमें, राइजोपस में। जबकि म्यूकर में कोई आपको राइजोइड्स नहीं मिल रहे हैं, आपको शायद दिख रहा है ये बात, म्यूकर में कोई भी राइजोइड्स नहीं मिल रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है बेटा? तो ये इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर इसके डिफरेंसेस हैं। लेकिन हम म्यूकर बेसिकली पढ़ रहे हैं, हम राइजोपस पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको डिफरेंस थोड़ा सा बता दिया है। अब इसमें और क्या होता है, देखिए ये स्पोरेंजिया हो गई, ऊपर की तरफ स्पोरेंजिया हो गई, ये प्रोस्टेट हाइफी है और ये एरियल हाइफी। इसको हम हटाए दे रहे हैं क्योंकि ये हमारे इस टॉपिक का पार्ट नहीं है। अगला टॉपिक हमारा ये होगा राइजोपस, अभी इसका कोई पार्ट नहीं है, बस हम इसका डिफरेंस एक बता रहे थे। सिनोसिटिक हाइफी है, दो तरीके से हाइफी चल सकता है, या तो ऐसे या ऐसे। और ये जो प्रोस्टेट हाइफी है यही क्या करेगा, ये हेल्प करेगा न्यूट्रिशन में, ठीक है, बाय एब्जॉर्प्शन फ्रॉम होल बॉडी, ठीक है, पूरी बॉडी से ये एब्जॉर्ब करेगा। जितने भी प्रोस्टेट जमीन के ऊपर पूरी पड़ी होगी फंगस, ये पूरी की पूरी फंगस एब्जॉर्ब करेगी। जबकि अभी राइजोपस में देखा था स्पेशल राइजोइड स्ट्रक्चर थे, वही एब्जॉर्ब कर रहे थे, ठीक है। ये तो इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। इसके बाद अगर हम यहीं पे बात करें कि अगर हम म्यूकर को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको बहुत दिमाग में रखना। अगर हम, और नीट और बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा था, म्यूकर को अगर हम एनएरोबिक एनवायरनमेंट में रखते हैं, म्यूकर को कहां रखते हैं, म्यूकर को अगर हम एनएरोबिक कंडीशंस में रख दें तो क्या होगा। एनएरोबिक कंडीशन में म्यूकर को अगर हमने रख दिया बच्चा, तो म्यूकर क्या करेगा, म्यूकर छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा, म्यूकर छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये कैसे दिख रहे हैं, ईस्ट लाइक दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं बेटा, ये ईस्ट लाइक पार्ट्स में टूट जाएगा। और ये जो ईस्ट लाइक पार्ट में ये टूट गया है, इस स्टेज को कहते हैं टॉरुला। इस कंडीशन को क्या कह देते हैं बेटा, टॉरुला। बहुत इंपॉर्टेंट, टॉरुला। भैया ये टॉरुला कंडीशन जो है कब आ रही है, ये म्यूकर में मिल रही है आपको। और टॉरुला कंडीशन कब आ रही है, जब हम इसको रख रहे हैं एनएरोबिक एनवायरनमेंट में। राइजोपस में यही कंडीशन कब आती है, अगर राइजोपस की बात करी जाए, क्योंकि है तो दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो राइजोपस में यह कंडीशन तब आती है जब उसे शुगर रिच मीडियम में, जब उसे ज्यादा शुगर वाले मीडियम में रख देंगे तो वहां टॉरुला कंडीशन आ जाएगी। 12th क्लास में भी हम आपको ये टॉरुला कंडीशन बता चुके हैं बेटा। और वहां बताया था कि ईस्ट में ये लगातार बडिंग करता चला जाता है, तो ये स्टेज क्या कहलाती है, टॉरुला स्टेज कहलाती है। जब इसके ऊपर बर्ड्स लगातार इस तरीके से आ जाती है तो इसे क्या कह देते हैं, टॉरुला स्टेज कह देते हैं। ये हमने पढ़ाया था 12th क्लास में, लेकिन यहां हम 12th क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल आपको एक म्यूकर की बात बता रहे हैं। तो म्यूकर में ये टॉरुला मेनली यही मिलता है। एनएरोबिक कंडीशन में म्यूकर छोटी छोटी बॉडीज में, ईस्ट लाइक बॉडीज में टूट जाएगा। इस कंडीशन को कहेंगे टॉरुला कंडीशन। अब आप कहिए कि भाई टॉरुला कंडीशन फिर जाएगी भी कि नहीं जाएगी, तो हां, जैसे ही एनएरोबिक से एरोबिक कंडीशन आएगी, जैसे ही एनएरोबिक से एरोबिक कंडीशन आएगी, ये नई ईस्ट लाइक बॉडीज फिर से ग्रो करके पूरा म्यूकर बना लेगी, ठीक है। तो ये कंडीशन जब ईस्ट लाइक जब तक रहेगी, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, टॉरुला कंडीशन। क्लियर? यस सर। ये काफी क्वेश्चन पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, काफी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है टॉरुला कंडीशन के ऊपर, ठीक। अब इसकी बात करते हैं सेल वॉल की। तो भैया याद रखिएगा, इसकी सेल वॉल किसकी है बनी हुई। पहली बात तो ये फंगस है,
तो फंगस की सेल वॉल तो आपको पता है किसकी बनी होती है, काइटिन की। ठीक, इसके साथ साथ काइटिनोसन, काइटिनोसन, काइटिन और काइटिनोसन, सॉरी काइटोसन, काइटोसन, काइटिन और काइटोसन दोनों से मिलकर बनी होगी। इसके अलावा कुछ और पॉलीसेकेराइड्स भी होंगे, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। इस ऐसे ही सेल वॉल किसकी होगी, राइजोपस की भी होगी। दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो राइजोपस की भी ऐसे ही सेल वॉल होगी, काइटोसन और काइटिन की। ठीक, समझ में आई बात या नहीं? म्यूकर की बॉडी के बारे में समझ में आ गया। अब हम इसकी बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, कि कैसे ये रिप्रोडक्शन करेगा। देखिए इसमें जो है वो रिप्रोडक्शन की अगर बात करी जाए तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। वेजिटेटिव तो हो गया फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। आपको पता है फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, एक फ्रैगमेंट में, कई फ्रैगमेंट में ये टूट जाएगा और अलग अलग फ्रैगमेंट इंडिविजुअल बॉडी की तरह वर्क करेंगे और आगे नए म्यूकर को प्रोड्यूस कर देंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2-3 कंडीशन आएगी, जैसे क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर पढ़ा चुके हैं आपको। क्लेमाइडोस्पोर जनरल जब कैरेक्टरिस्टिक बताया था तो बताया था क्लेमाइडोस्पोर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर इसी को कह रहे हैं। ठीक, या ओइडिया, ये 3 कंडीशन हो सकती हैं इसकी। हम यहां ओइडिया को ना लिख के हम सिर्फ 2 कंडीशन की बात कर रहे हैं, क्लेमाइडोस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर या एप्लेनोस्पोर। तो देखिए क्लेमाइडोस्पोर्स जो होते हैं ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे, ये अनफेवरेबल कंडीशन में, याद रखिएगा। क्लेमाइडोस्पोर्स जो है हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे, यानी कि क्या हुआ, ये म्यूकर क्या हाइफी था, अनफेवरेबल कंडीशन थी, तो क्या हुआ, टर्मिनल्स के ऊपर इसमें एक सेप्टा डेवलप हो गया और इसमें ढेर सारे न्यूक्लियाइड आ गए और इसने थिक वॉल्ड स्पोर बना लिया। इस स्पोर को हमने क्या कह दिया, क्लेमाइडोस्पोर। ठीक, ये स्पोर्स जो है जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जर्मिनेट कर जाएंगे, जर्म ट्यूब निकलेगी और उसके बाद ये जर्मिनेट कर जाएंगे। ये एक अनफेवरेबल कंडीशन की रिक्वायरमेंट थी। ठीक, लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो म्यूकर क्या करेगा, फेवरेबल कंडीशन में म्यूकर एप्लेनोस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर्स का सहारा लेता है। ये कैसे बनते हैं, आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आपको हमने बताया कि इसका जो हाइफी है, इसका हाइफी एक प्रोस्ट्रेट होता है और एक एरियल होता है। तो एरियल हाइफी में जब कभी स्पोरेंजियोस्पोर बनना होते हैं तो क्या होता है, एरियल हाइफी में सारे के सारे न्यूक्लियस पूरी तरह से ये ब्लर आ रही है इस तरफ मूव करते हैं, एरियल ब्रांच की तरफ। हाइफी किधर मूव कर रहा है बेटा, हाइफी एरियल ब्रांच की तरफ मूव कर रहा है और एरियल ब्रांच की तरफ मूव करके यहां पे एक स्वेलिंग बना लेंगे। इस स्वेलिंग में न्यूक्लियस हाइफी के जो न्यूक्लियस हैं वो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे और यहां पे इकट्ठा हो जाएंगे एक स्वेलिंग में। ठीक, इस स्वेलिंग को हम क्या कह देंगे बेटा, इस स्वेलिंग को कह देंगे स्पोरेंजियम। ठीक, इसको हम क्या कह देंगे, स्पोरेंजियम। और ये जो ब्रांच हो गई इसको कह दिया हमने स्पोरेंजियोफोर। इसे हमने क्या कह दिया, स्पोरेंजियोफोर। तो इसको हम लिख सकते हैं स्पोरेंजियोफोर। और ये क्या होगा, स्पोरेंजियम। ऐसे ही दूसरी हाइफी होगी, दूसरे में भी यही काम हो रहा होगा। हम एक को दिखा रहे हैं, बाकी क्यों नहीं दिखा रहे। ठीक है, ऐसी बहुत सारी होंगी, हर किसी में एक काम हो रहा। हाँ बोलो क्या कह रहे हम लोग के साथ। तो ये स्पोरेंजिया बन गई यहाँ पे। अब जो स्पोरेंजिया में ये न्यूक्लियस आए हैं तो ये क्या करेगी, यहां पे एक सेप्टा का फॉर्मेशन कर लेगी और ये पूरा स्पोरेंजियम तैयार हो गया। ठीक,
अब इसमें दो तरीके के प्लाज्म होंगे, दो लिक्विड होंगे। एक तो आउटर, उसे कह देंगे सीरोप्लाज्म, और अंदर वाला हो जाएगा कोलुमेला प्लाज्म। ठीक है, बाहर वाला हो गया स्पोरोप्लाज्म। ठीक, बाहर वाला आउटर स्पोरोप्लाज्म और इनर वाला कोलुमेला प्लाज्म। तो यहां स्पोर्स बनेंगे आगे, और यहां बीच में एक कोलुमेला डेवलप हो जाएगा। होगा क्या, बीच में एक वैक्यूल डेवलप होगी, बड़ी सी वैक्यूल, और वो नीचे से कनेक्ट रहेगी। तो जितने भी न्यूक्लियस होंगे वो सारे के सारे यहां आ जाएंगे। ठीक है, ये स्पोरोप्लाज्म में आ गए, सारे के सारे न्यूक्लियस आउटर मोस्ट पेरिफेरी पे आ गए। ये कौन सा प्लाज्म हो गया, स्पोरोप्लाज्म। और ये जो बीच में स्ट्रक्चर बचा जिसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, सिर्फ एक वैक्यूल है जो कि एक मेम्ब्रेन के थ्रू अब अलग हो गई है। ठीक, इसको हम कह देते हैं कोलुमेला। भाई साहब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कोलुमेला कैसा होता है? तो ये एक स्टेराइल पार्ट है। ये कैसा होता है बेटा? ये स्टेराइल है, ये फर्टाइल नहीं है। ये कैसा है? स्टेराइल है। तो सर अगले साल भी हम लोग की यही हो जाएगी जो जैसा इस समय हो रहा है वैसे? यहां पे आपका स्पोर प्लाज्म हो गया और ये हो गया कोलुमेला, ये स्टेराइल पार्ट है। याद रखिएगा कोलुमेला आपको यहां भी मिलेगा और राइजोपस में भी कोलुमेला मिलेगा। ठीक, अब ये जो स्पोर प्लाज्म है, यहां सारे के सारे न्यूक्लियस हैं। ये क्या करेगा, 2 से 3 न्यूक्लियस एक साथ इकट्ठा होंगे और ग्रुप बना लेंगे। 2 से 3 न्यूक्लियस एक साथ इकट्ठा होंगे और एक ग्रुप बना लेंगे। इसको कह देंगे हम स्पोर्स। और ये जो स्पोर है, ये कौन से स्पोर है? स्पोरेंजियम में बन रहा है, तो इसे कह दिया हमने स्पोरेंजियो स्पोर या एप्लेनोस्पोर। स्पोरेंजियो स्पोर या एप्लेनोस्पोर। कितने न्यूक्लियस हैं? 2 to 3 न्यूक्लियस हैं। ठीक, स्पोरेंजियोस्पोर या एप्लेनोस्पोर में कितने न्यूक्लियस है बेटा? 2 to 3 न्यूक्लियस रहते हैं। ठीक, म्यूकर की बात हो रही है। अब क्या होगा, ये स्पोर्स जब ये कोलुमेला बड़ा होगा, कोलुमेला राइज करेगा और ये स्पोरेंजियोस्पोर्स भी बड़े होंगे। स्पोरेंजियोस्पोर, ये स्पोर जब बड़े होंगे तो क्या होगा, ग्रो करेंगे, तो ये स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाएगी। और स्पोरेंजियम जब बर्स्ट होगी तो ये सारे स्पोर्स बाहर की तरफ आ जाएंगे और बाहर की तरफ आके ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे और नया माइसीलियम बना देंगे। जर्म पोर निकलेगी और उसमें नया माइसीलियम बन जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर। ये जर्म ट्यूब है। जर्म ट्यूब से आगे डेवलप करेंगे। न्यूक्लियस तो इसके पास 3 या 2 है ही है, वो डिवाइड करते चले जाएंगे माइटोसिस के थ्रू और ये पूरा डेवलप हो जाएगा। एप्लेनोस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर से पूरा ये म्यूकर डेवलप हो जाएगा। अब हम लोगों ने एसेक्सुअल भी देख लिया, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हुआ। एसेक्सुअल जो है वो क्लेमाइडोस्पोर, ये अनफेवरेबल कंडीशन में, और एप्लेनोस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर फेवरेबल कंडीशन में बने। कैसे बने? सारे के सारे न्यूक्लियस ऊपर की तरफ गए, बीच में वैक्यूलेटेड एक स्ट्रक्चर बन गया जिसे हमने कह दिया कोलुमेला। इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं था, सारे न्यूक्लियस बाहर की तरफ चले गए, इसे कह दिया स्पोर प्लाज्म। और इसके अंदर हमने स्पोर्स डेवलप होते हुए देखे। स्पोरेंजियोस्पोर कैसे बने? 2 से 3 न्यूक्लियस एक के अंदर आ गए और उसके ऊपर कवरिंग बन गई। फिर जब ये ग्रो करे और बड़े हुए तो ये बर्स्ट करके फट के यहां से स्पोरेंजियम से और बाहर निकल गए और ये किसी सुइटेबल जगह के ऊपर ये ग्रो करेंगे जिसे कह देंगे सबस्ट्रेटम। ये किसी सुइटेबल जगह पे जहां पे इसको न्यूट्रिशन मिल सके उसके ऊपर ये बैठ जाएंगे और ग्रो करेंगे और न्यूट्रिशन लेते रहेंगे और यहाँ जर्म ट्यूब निकलेगी और इससे नया हाइफी और माइसीलियम का पूरा गुच्छा बन जाएगा। हो गया इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहां पे सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि म्यूकर जो होता है वो होमोथैलिक होता है या हेट्रोथैलिक होता है। ठीक, होमोथैलिक या हेट्रोथैलिक। तो इन जनरल जो है ये हेट्रोथैलिक होता है और कुछ स्पीशीज में होमोथैलिक की कंडीशन मिलेगी। ठीक, कुछ स्पीशीज में होमोथैलिक भी कंडीशन मिलेगी। क्लियर है?
तो जो होमोथैलिक कंडीशन मिलेगी वो किसमें मिलेगी? म्यूकर जेनिवेंसिस। और ज्यादातर आपको हेट्रोथैलिक कंडीशन मिलेगी। ये होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक फिनोमेना है क्या? बेसिकली हेट्रोथैलिक का फिनोमेना हेट्रोथैलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? हेट्रोथैलिज्म। ठीक, एक साइंटिस्ट थे ब्लैक्सली। कौन थे? ब्लैक्सली। साइंटिस्ट थे कौन? करा क्या था इन्हें? AF ब्लैक्सली बता रहे हैं। इन्होंने म्यूकर के अंदर इन्होंने देखा कि म्यूकर में रिप्रोडक्शन जब होता है तो दो अपोजिट स्ट्रेन वाले कंडीशंस के बीच होता है, यानी कि एक पॉजिटिव स्ट्रेन होगा, एक नेगेटिव स्ट्रेन होगा। दोनों के दोनों अलग अलग स्ट्रेन के होंगे। ठीक, ये दो हाइफी होंगे जो मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होंगे। ये दोनों हाइफी कैसे होंगे? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। समझ में आई बात? तो इनमें मॉर्फोलॉजिकली तो ये सिमिलर होंगे बट इनकी फिजियोलॉजी अलग अलग तरीके की होगी। ऐसे दो हाइफी किसी एक ही जीनस, जैसे म्यूकर है, उसके दो हाइफी हैं अगर अलग अलग स्ट्रेन के हैं, उनको उस कंडीशन में और उनके बीच अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर उनके बीच हो रहा है तो इस कंडीशन में कहते हैं हम हेट्रोथैलिज्म। और इन्होंने 1904 में म्यूकर में इसकी डिस्कवरी करी। तो पूछा बहुत ज्यादा जाता है हेट्रोथैलिज्म वाज गिवन बाय, तो भैया बता दीजिएगा ब्लैक्सली। ठीक, अब ये होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है? तो यहां पे बेसिकली कंपैटिबिलिटी की बात आती है। यहां क्या आती है? कंपैटिबिलिटी की बात आती है। जैसे मान लीजिए एक ही म्यूकर है, इसका एक हाइफी ये है और उसी हाइफी की एक ब्रांच ये भी है। ठीक, तो एक ब्रांच ये हो गई और एक ब्रांच ये हो गई। इन दोनों के बीच रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ सेम स्ट्रेन। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसलिए इनके बीच रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ये दोनों एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं है। बेसिकली कंपैटिबिलिटी फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स इसमें नहीं होंगे जिसकी वजह से इनके बीच रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? इसमें रिप्रोडक्शन होता कैसे है आपको बता दें। आप पढ़ रहे हैं जूमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज। आप जाइगोमाइसिटीज पढ़ रहे हैं ना, और जाइगोमाइसिटीज में कॉपुलेशन होता है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। इसके थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन यानी एक गैमेटेंजिया यहां बनेगी और एक गैमेटेंजिया यहां बनेगी और दोनों के बीच कॉपुलेशन होगा। तो अगर ये दोनों सेम स्ट्रेन के हैं तो इनके बीच अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो ये दोनों कॉपुलेशन नहीं कर पाएंगे। अगर डिफरेंट स्ट्रेन्स के बीच हैं तो एक गैमेटेंजिया यहां बनेगी और एक गैमेटेंजिया यहां बनेगी और दोनों के बीच कॉपुलेशन हो जाएगा। इसे कहते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। क्लियर? समझ में आई बात? दोनों अलग अलग स्ट्रेन के थे इसलिए अब क्वेश्चन एक क्वेश्चन और आया हुआ है, होमोथैलिक नहीं हेट्रोथैलिक की बात हो रही। क्वेश्चन एक और आया कि हेट्रोथैलिज्म का जो फिनोमिना है, हेट्रोथैलिज्म का जो फिनोमिना है अलग अलग, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, ये क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंपैटिबिलिटी फैक्टर्स बिटवीन two similar strain, due to presence of compatibility factor between two dissimilar strain, due to presence of compatibility factor between either strains या none of these। तो आप क्या कहेंगे? heterothallism is due to presence of compatibility factors between dissimilar strains। पॉजिटिव है और नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में अगर कंपैटिबिलिटी फैक्टर है तभी ये कंपैटिबल होंगे, वरना ये कंपैटिबल नहीं होंगे। एक क्वेश्चन और आया, उन्होंने कहा कि दो हाइफी हैं और वो दोनों हाइफी एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर रही हैं या कॉपुलेशन नहीं कर रही हैं। दिस इज बिकॉज, क्यों ऐसा होगा? तो उसका आंसर है
कि इन दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी फैक्टर नहीं है। अगर कंपैटिबिलिटी फैक्टर नहीं होगा तभी तो ऐसा होगा कि ये दोनों एक दूसरे से कॉन्जुगेट ना करें, पॉपुलेट ना करें। क्लियर है? तो अब ये इसलिए हमने ये आपको बताया, और ये नाम काफी ज्यादा पूछा गया है। ब्लैक्सली हेटेरोथैलिज्म का फिनोमेना किसने दिया था? ब्लैक्सली ने दिया था। तो बेसिकली यहाँ पे होमोथैलिक जो है वो सिर्फ एक आध स्पीशीज में मिलेगा, लेकिन हेटेरोथैलिज्म ज्यादातर मिलेगा, ये कॉमन है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होता होगा। तो सबसे पहले दो अपोजिट स्ट्रेन्स की हाइफी एक दूसरे के सामने आएंगी। ठीक, अच्छा ये मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर है। देखिए मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देखने में तो एक सा लग रहा है, लेकिन फंक्शनली किसी एक के अंदर कंपैटिबिलिटी फैक्टर होगा और एक के अंदर नहीं होगा। तो फंक्शनली या फिजियोलॉजिकली ये कैसे हैं? डिसिमिलर है। क्लियर? अब बात कर रहे हैं कि भैया कैसे हो रहा है, इसको देखेंगे। इसमें 3 स्टेप होते हैं, ये 3 स्टेप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है। देखिए वो 3 स्टेप क्या होते हैं। यहां 3 स्टेप हैं। तो 3 स्टेप कौन कौन से हैं? इनिशिएशन ऑफ प्रोगैमेटेंजिया, दूसरा ग्रोथ ऑफ गैमेटेंजिया टुवर्ड्स ईच अदर, और तीसरा फ्यूजन ऑफ गैमेटेंजिया टू प्रोड्यूस जाइगोस्पोर। सबसे पहले दो अपोजिट स्ट्रेन्स बना लेते हैं। देखिए ये एक स्ट्रेन का हाइफी हो गया और एक ये दूसरे स्ट्रेन का हाइफी हो गया। अलग अलग कलर से दिखाई दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे पॉजिटिव मान लिया हमने और इसे नेगेटिव मान लिया। इस हाइफी के आगे से एक गैमेटेंजिया डेवलप होना शुरू। ये तो था इनिशिएशन ऑफ प्रोगैमेटेंजिया, यहां से गैमेटेंजिया डेवलप हुई, ऐसे ही इधर से गैमेटेंजिया डेवलप हुई। ठीक, दो तरफ से गैमेटेंजिया डेवलप हो गई। अब ये दोनों गैमेटेंजिया एक दूसरे की तरफ भी आ गई, ग्रोथ हो गई एक दूसरे की तरफ। ठीक, अब क्या होगा? गैमेटेंजिया के अंदर सारे के सारे न्यूक्लियस आके भर जाएंगे। एक तरफ पॉजिटिव स्ट्रेन के न्यूक्लियस हैं और यहां नेगेटिव स्ट्रेन। ठीक, और यहां एक पार्टीशन बन जाएगा, एक सेप्टा बन जाएगा। जरा गौर से देखिएगा, सारे के सारे न्यूक्लियस यहां इकट्ठा हो गए और इसके आसपास सेप्टा बन गया। ठीक, तो अब यहां क्या हुआ? ये दो एप्लेनोगैमेटेंजिया बन गई। हम आपको पहले बता चुके हैं, इसे कहते हैं एप्लेनोगैमेटेंजिया। और ये दो स्ट्रक्चर्स जो बने इन्हें हमने कह दिया सस्पेंसर्स। अब क्या होगा? अब इन दोनों के ऊपर एक थिक कवरिंग चढ़ेगी और बीच से ये वॉल सेंटर से पेरिफेरी की तरफ खत्म होना शुरू होगी। तो ये यहां से खत्म हो जाएगी और ये इस तरह से इसमें मर्ज हो जाए। ये इसमें मर्ज हो गया। समझ में आई बात? अब ये एप्लेनोगैमेटेंजिया ना करके अब ये जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर कहलाया जाइगोस्पोर। और इसके ऊपर थिक वॉल, बहुत गौर से समझिएगा, जाइगोस्पोर के ऊपर थिक वॉल है। 3 नहीं 5 कवरिंग होती है। 1 2 3 4 5, यहां 5 कवरिंग होगी। ठीक, ऐसी ऐसी 5 कवरिंग होगी। जब वो प्रोटेक्शन का काम करेंगी। हाँ। और ये जो 5 कवरिंग है, इसमें बाहर वाली 2 एक्सोस्पोर और अंदर वाली 3 एंडोस्पोर कहलाएंगी। आउटर लिख लिया। आउटर 2 एक्सोस्पोर और लिख लिया। इनर, एक मिनट, इनर 1 एंडोस्पोर। ये बने। अब क्या हुआ? अब ये तो डिजेनरेट हो गया। ये हमारा जो स्ट्रक्चर बना इसे हमने क्या कह दिया? जाइगोस्पोर कह दिया। ये जो अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन के न्यूक्लियस हैं, इसमें से ज्यादातर न्यूक्लियस एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगे। एक पॉजिटिव वाला होगा, एक नेगेटिव वाला होगा, ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे। तो कैसी कंडीशन आ गई बेटा? 2n कंडीशन आ गई। ठीक, ऐसे ऐसे सारे न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे। हाँ, तो अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तो 2n आ जाएगी। और जो नहीं फ्यूज करेंगे, जो मान लो नहीं मिल पाए एक दूसरे से, वो डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक, बिल्कुल सेम बेटा, यही सेम चीज राइजोपस में भी है। इसलिए हम इसे राइजोपस में नहीं बताएंगे अभी, इसलिए हमने राइजोपस जो शुरू करेंगे तो राइजोपस में इसे बिल्कुल नहीं बताएंगे। राइजोपस का बस स्ट्रक्चर बताएंगे और इसी को हम दोबारा से समझा देंगे। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप इसको। तो यहां 2n कंडीशन, एक मिनट रुक जाइए, पहले आपको बता दें। यहां 2n कंडीशन आ गई।
अब यहां अंदर 2n कंडीशन है और यहां न्यूक्लियस हम ब्लैक कलर से दिखाते हैं भैया, मिलके ये ब्लैक कलर का हो गया, 2n कंडीशन हो गई जाइगोस्पोर। अब क्या होगा, अब यहां तो ऊपर वाले तो स्टेप आपने लिख ही लिए, अब यहां क्या होगा, जाइगोस्पोर डेवलप करेगा, रेस्टिंग पीरियड में जाएगा। बस यहां पे ही एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, म्यूकर और राइजोपस में एक छोटा सा डिफरेंस यही आएगा कि राइजोपस में ये रेस्टिंग के साथ साथ डिवीजन भी करेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस आएगा, बता रहे हैं, देखिएगा कि ये जाइगोस्पोर बना है, ये जो जाइगोस्पोर बना है इस कंडीशन को बता रहे हैं कि भाई अब कैसे इसमें डिवीजन शुरू होगा, यहीं पे जो डिफरेंस है राइजोपस का और म्यूकर का। तो ये जो जाइगोस्पोर बना है इसको हम ऐसे ना दिखा के हम सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई दे रहे हैं, ये अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस हैं और ये 2n कंडीशन में है और ये पूरा एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर है। इसमें एक ये एक्सोस्पोर दिखाई दे रहा है और एक एंडोस्पोर दिखाई दे रहा है। और अब इसके जर्मिनेशन की दो कंडीशन बता रहे हैं, एक राइजोपस में बताए दे रहे हैं और एक म्यूकर में बताए दे रहे हैं, है ना। तो देखो यस सर, यहां राइजोपस की बात बता देते हैं और फिर म्यूकर की बात बता देते हैं। ये जो जाइगोस्पोर है ये बनने के बाद रेस्टिंग कंडीशन में चला जाए, कुछ दिन तक ये रेस्ट करेगा। राइजोपस में रेस्ट करने के टाइम पे इस 2n में मियोसिस होगी ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन। क्या होगा, मियोसिस होगी। रेस्टिंग मतलब रुक देना, रेस्टिंग मतलब अभी इसमें और कुछ नहीं होगा, सिर्फ मियोसिस होगी। और म्यूकर में क्या होगा, मियोसिस स्टार्ट्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रेस्टिंग कंडीशन। ठीक है, यानी कि इसमें मियोसिस तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। अब जब ढेर सारी मियोसिस हो जाएगी तो भैया 2n से फिर ये n में बदल जाएगा, मियोसिस के बाद 2n से ये n में बदल जाएगा, ठीक। यस सर। अब इसका जो एक्सोस्पोर है, ये बर्स्ट हो जाएगा, ये फटेगा जगह जगह पर से, और एंडोस्पोर जो है वो बाहर की तरफ एक स्पोरेंजियोफोर बनाएगा। और ये स्पोरेंजियोफोर जो है, देखिए जब डेवलपमेंट का टाइम आएगा, रेस्टिंग के बाद की बात आ रही है, दोनों में सेम होगा, रेस्टिंग के बाद की बात आ रही है, ये स्पोरेंजियोफोर बनाया और ऊपर की तरफ इसने एक जाइगोस्पोरेंजियम बना दी। क्या बनाती बेटा, जाइगोस्पोरेंजियम। समझ आई बात या नहीं, इसने क्या बना दी, जाइगोस्पोरेंजियम बना दी, ठीक। और ये जो जाइगोस्पोरेंजियम है इसके अंदर बहुत सारे हैप्लॉइड न्यूक्लियस होंगे, ये न्यूक्लियस ऊपर चले जाएंगे और ये पूरी तरह से बिल्कुल वैसे ही क्या बना देंगे, स्पोर्स बनाएंगे और स्पोर्स बना के ये लिबरेट हो जाएंगे। हर एक स्पोर के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, समझ में आई बात या नहीं, बोलो यहां तक समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। अब यही कंडीशन हम आपको राइजोपस में पढ़ाने जा रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया, ये स्पोर्स हैं और ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और जर्म ट्यूब निकालेंगे और नया म्यूकर बना देंगे, ठीक। इस तरह से पूरा लाइफ साइकिल हो गया इसका कंप्लीट, ठीक। कोई दिक्कत? इसमें किस तरीके का कंडीशन थी, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन हुआ, दो गैमेट्स जो गैमेटेंजिया थी वो एक दूसरे से कॉपुलेट कर दी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के थ्रू हो गया। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे इसके आगे की राइजोपस की, अब राइजोपस को भी यही देख लेते हैं, उसका हम स्ट्रक्चर और कुछ कंडीशंस को बता देते हैं जल्दी से।
तो देख लीजिए भाई, राइजोपस स्टोलोनिफर, राइजोपस के बारे में पहले बात कर ले तो राइजोपस को हम जनरली राइजोपस स्टोलोनिफर को कहते हैं ब्रेड मूड। तो ये ब्रेड मूड हो गया। तो पीछे हम लोगों ने बात करी थी ब्लैक मूड या पिन मूड की, जिसे हम कह रहे थे अभी क्या, म्यूकर। स्टोलोनिफर को ही ब्लैक मूड, ब्रेड मूड भी बोलते हैं। स्टोलोनिफर, राइजोपस स्टोलोनिफर से फ्यूमेरिक एसिड और कॉर्टिसोन्स मिलते हैं। ओराइसी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कराएगा और राइजोपस नोडोसस क्या कराएगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कराएगा। अगर इसकी प्लांट बॉडी या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करी जाए, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की, तो बेटा क्या होगा, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हम म्यूकर यही साथ में आपको बता चुके थे। इसमें 3 तरीके की हाइफी मिलेंगी। एक तो वो हाइफी होंगी जो राइजोइड्स बनाएंगी, एक तो वो हाइफी होंगी जो राइजोइड्स बनाएंगी, तो इन्हें कह देंगे राइजोइडल हाइफी। और जो 2 राइजोइड्स को जोड़ रही होगी इसे क्या कह देंगे, स्टॉलन। ये कौन सी हाइफी हो गई, राइजोइडल हाइफी, ये स्टॉलन हो गई। और भाई साहब ये वाली कौन सी हो गई, ये स्पोरेंजियोफोर हो गई। और ऊपर क्या है इसके, स्पोरेंजिया। ठीक, इधर भी ऐसे ही स्पोरेंजिया होगी। ठीक है, ऐसे ही आगे की तरफ ग्रो करेगा। ठीक है, ये हाइफी भी सीनोसिटिक हैं, ये हाइफी भी कैसी हैं, सीनोसिटिक हैं, यानी कि इनके अंदर भी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। ठीक, यहां और म्यूकर में क्या डिफरेंस था भैया, म्यूकर में ये सब कंडीशन नहीं मिल रही थी, वहां एक ही टाइप के हाइफी थे, प्रोस्टेट और एरियल टाइप के। यहां स्पोरेंजियोफोर मिल रही है, स्टॉलन मिल रही है और राइजोइडल हाइफी मिल रही है। ठीक, बात समझ में आ रही है या नहीं? राइजोइडल हाइफी का काम, हाँ, राइजोइडल हाइफी का काम क्या होता है बेटा, गौर से देखिए तो भाई न्यूक्लियस इतने ढेर सारे मिल रहे हैं तो सिनोसिटिक है, और सेप्टा कहीं मिल नहीं रहा है तो एसेप्टेट है, और ब्रांचेस मिल रही है तो ब्रांच्ड है। ठीक, हाइफी की कंडीशन क्या है, सिनोसिटिक, एसेप्टेड और ब्रांच्ड है। क्लियर है, ये हाइफी की कंडीशन आपको मिल गई। राइजोइड्स का काम क्या होता है भैया, राइजोइड्स का काम क्या होता है, जो राइजोइड्स हैं अभी बताया था पीछे, राइजोइड्स का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन को लेना, किसी भी सॉलिड सरफेस से न्यूट्रिशन को ये गेन करेगी, तो ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। ठीक, सेल वॉल आपको बता चुके हैं, सेल वॉल काइटिन और काइटोसन की बनेगी। ठीक, सेल वॉल काइटिन और काइटोसन की, बिल्कुल इसे म्यूकर से कंपेयर करके चलते रहना, इजीली हो जाएगा, म्यूकर राइजोपस एक साथ इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देख लिया है, अब रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं सीधे सीधी। दूसरी इसकी बात, इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन, सिस्टमैटिक पोजीशन आपको बताई है हमने, जैसा कि म्यूकर में है बिल्कुल सेम म्यूकर के ही जैसे इसकी भी सिस्टमैटिक पोजीशन है, तो इसमें और म्यूकर में कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर रिप्रोडक्शन की बात करो तो इसमें रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकता है, इसमें भी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो अगर फ्रेगमेंटेशन हटा दो, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन हो गया, एसेक्सुअल और सेक्सुअल पे आ जाओ। एसेक्सुअल अभी पीछे बताया कैसे कैसे होता है, पीछे बताया था कैसे कैसे होता है एसेक्सुअल, एप्लेनोस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर से बताया था, स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर। और दूसरा आपको बताया, दूसरा क्या बताया था, क्लेमाइडोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर कब बनेंगे बेटा, अनफेवरेबल कंडीशन में। देखो म्यूकर अगर याद है तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, म्यूकर अभी हमने पीछे ही बताया है। अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे क्लेमाइडोस्पोर, और स्पोरेंजियोस्पोर कैसे बनेंगे भाई साहब, यहां से न्यूक्लियस ऊपर की तरफ जाएंगे, स्पोरेंजिया में इकट्ठे हो जाएंगे, 2 तरीके का प्लाज्म बनेगा, आउटर स्पोरेंजियोप्लाज्म या स्पोर प्लाज्म, और अंदर की तरफ ये बन जाएगा कॉलुमेला। ये क्या बन जाएगा, कॉलुमेला। भाई साहब कॉलुमेला कैसा रीजन है, स्टेराइल रीजन है, ये फर्टाइल तो है नहीं। ऊपर की तरफ न्यूक्लियस
कवर कर लेंगे, एक मेम्ब्रेन में कवर हो जाएंगे कई न्यूक्लियस, इसे क्या कह देंगे, स्पोर्स। तो ये जो आपके स्पोरेंजियो स्पोर बने हैं, स्पोरेंजियो स्पोर्स जो बने हैं, ये इसको बर्स्ट करके बाहर निकल आएंगे और बाहर निकल के ये जर्मिनेट कर जाएंगे, जर्म किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर जर्म ट्यूब बना देंगे और इस तरह से ये ग्रो कर जाएगा। दूसरा कौन बन जाएगा, राइजोपस। अभी ऐसे ही म्यूकर बना था, बिल्कुल ऐसे ही तो म्यूकर भी बना था, ठीक। यस सर। अब इसमें कंडीशन की बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इन जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यहां पे कैसा होता है, हेट्रोथेलिक होता है, यस सर। ठीक। सिर्फ एक स्पीशीज जो है वो होमोथेलिक है, याद रखिएगा। अभी होमोथेलिक हेट्रोथेलिक बता चुके हैं, सिर्फ एक स्पीशीज जो है वो होमोथेलिक। क्लेमाइडोस्पोर के बारे में पीछे बता चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही कंडीशन है। अनफेवरेबल कंडीशन के ऊपर यहाँ पे एक जगह पे ऊपर ढेर सारे न्यूक्लियस इकट्ठा हो जाएंगे, कवरिंग बन जाएगी जिसे क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं, टिप पे होगा, सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें होमोथेलिज्म और हेट्रो। तो होमो सिर्फ एक है और हेट्रो जनरल है, ठीक है। जनरली कैसे होते हैं, हेट्रोथेलिक होते हैं। फिनोमिना हेट्रोथेलिज्म का किसने बताया, ब्लैक्सली ने। कौन से ऑर्गेनिज्म ने बताया, म्यूकर में। होमोथेलिज्म का एग्जांपल क्या है, राइजोपस सेक्सुएलिस, राइजोपस सेक्सुएलिस, याद रखिएगा, राइजोपस सेक्सुएलिस, ठीक। ये होमोथेलिक है, क्लियर। होमोथेलिक का मतलब क्या हुआ, इसमें कंपैटिबिलिटी होगी, एक ही हाइफी के दो, एक ही माइसीलियम के दो हाइफी के बीच कंपैटिबिलिटी होगी, चाहे वो पॉजिटिव स्ट्रेन के ही क्यों ना हो। लेकिन हेट्रोथेलिज्म में ये कंडीशन नहीं आएगी। हेट्रोथेलिज्म का फिनोमेना कैसे होगा, यहां रिप्रोडक्शन कैसे होगा, गैमेटेंजिया। ये याद रखना भैया, ये क्वेश्चन आता है, राइजोपस सेक्सुएलिस में होमोथेलिज्म होती है, ठीक है। अब कैसे होता है भाई, ये बिल्कुल वैसे ही अपोजिट स्ट्रेन के दो हाइफी आएंगे, बिल्कुल वैसे ही राइजोपस के म्यूकर के जैसा ही। अपोजिट स्ट्रेन के दो हाइफी होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। यहां से प्रोगैमेटेंजिया बनेगी, यहां से प्रोगैमेटेंजिया बनेगी, और ये जो प्रोगैमेटेंजिया है ये एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगी, इसे कहते हैं गैमेटेंजियल कॉप्युलेशन। गैमेटेंजियल कॉप्युलेशन हो गया, और फिर क्या होगा, यहां का पूरा प्लाज्म यहां और यहां इकट्ठा हो जाएगा, न्यूक्लियस मिल जाएंगे। जब न्यूक्लियस एक दूसरे से मिल जाएंगे तो क्या होगा, 2n कंडीशन हो जाएगी, और जब 2n कंडीशन हो जाएगी तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, जाइगोस्पोर, है ना, ये जाइगोस्पोर बन जाएगा। और ये जो जाइगोस्पोर है भाई साहब, इसमें रेस्टिंग की कंडीशन आएगी। हमने आपको बताया कि रेस्टिंग की कंडीशन आ जाएगी, ये रेस्ट करेगा जब तक कि इसे फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, और इसके ऊपर कवरिंग होगी, कितनी कवरिंग होगी, 5 लेयर होंगी, 3 एक्साइन और 2 इंटाइन, या एक्सोथीलियम और एंडोथीलियम, ठीक। समझ में आई बात, एक्सो और एंडो, 2 कवरिंग हो जाएंगी, ये अलग अलग 5 होंगी टोटल कवरिंग। रेस्टिंग की कंडीशन में ही इसमें क्या होने लगेगी बेटा, मियोसिस होगी, और मियोसिस से ये 2n से कैसे हो जाएंगे, n हो जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस n वाले कंडीशन में आ जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएगी। बात समझ में आई। जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये एक्साइन टूट जाएगी, और ये एक्साइन टूट के इंटाइन ग्रो करेगी, और ये बिल्कुल वैसे म्यूकर की तरह यहाँ स्पोरेंजियो स्पोर बना देगी, स्पोरेंजियम बनाएगी, जाइगोस्पोरेंजियम में स्पोर्स बनेंगे, और वो स्पोर्स डेवलप कर जाएंगे और एक नया माइसीलियम बना देंगे। इस तरह से हमारे राइजोपस और वो दोनों ही खत्म हो जाते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस है राइजोपस और म्यूकर का, वो और देख लीजिए तो हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। माइसीलियम जो है वो डिफरेंशिएटेड होता है 3 हाइफी में। 3 हाइफी कौन कौन से हैं बेटा, अभी हमने आपको बताया, स्टॉलन होता है, राइजोइड्स होता है, और स्पोरेंजियोफोर्स होती है, ठीक। यहां अनडिफरेंशिएटेड होता है, सिर्फ 1 टाइप का हाइफी मिलेगा म्यूकर में। यहां राइजोपस में 3 टाइप के मिल रहे हैं, और म्यूकर में सिर्फ 1 टाइप का मिलेगा। आपको बताया था, वही जो है नीचे की तरफ प्रोस्टेट और ऊपर की तरफ एरियल ब्रांच बना लेता है। यहां राइजोइड प्रेजेंट है और यहां राइजोइड्स एब्सेंट होते हैं,
ठीक। स्पोरेंजियोफोर्स आपको बताया था, स्पोरेंजियोफोर्स जो होती है वो ये होती है, ये टफ्स में मिलेंगी, स्टॉलन पे ये टफ्स में मिलेंगी यानी गुच्छों में मिलेंगी, जबकि यहां एक ही स्पोरेंजियोफोर मिलेगी, एक एक मिलेगी, गुच्छे नहीं मिलेंगे। यहां क्या कह रहा है, इन टफ्स, टफ में मिलेगी, गुच्छों में मिलेगी। फूड मटेरियल एब्सॉर्ब होता है किसके थ्रू, राइजोइड्स के थ्रू। भाई साहब यहां राइजोइड है तो राइजोइड के थ्रू ही तो होगा, आपको ये बता चुके हैं। और यहां राइजोइड्स तो होते नहीं है, तो क्या होता है, होल बॉडी सरफेस। होल बॉडी सरफेस मतलब क्या हुआ, सारी की सारी जो माइसीलियम है, प्रोस्टेट माइसीलियम, ठीक है, प्रोस्टेट माइसीलियम, उससे होगा। ठीक, यहां रिडक्शन डिवीजन जाइगोस्पोर का जो जर्मिनेशन है, यानी जाइगोस्पोर जो है जब जर्मिनेट कर रहा था तो हमने आपको बताया था कि यहां पे रेस्ट की कंडीशन में पहले रेस्ट पे जाएगा और उसके बाद ये जो है मियोसिस शुरू होगी। तो यहां रेस्टिंग कंडीशन के बाद मियोसिस शुरू होती है और उसके बाद यहां से ये जाइगोस्पोर का जर्मिनेशन होता है। लेकिन यहां मियोसिस कब शुरू हो जाएगी, ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, बिफोर रेस्टिंग कंडीशन से पहले ही शुरू हो जाएगी। जैसे ही जाइगोट बना, 2n कंडीशन आई, तुरंत मियोसिस शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ 3 4 5 डिफरेंसेस हैं, आप इन डिफरेंसेस को जरूर याद रखिएगा। अगर राइजोपस और म्यूकर के बीच कोई क्वेश्चन आता है तो इनसे काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं? तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, सारी चीजें समझ में आ रही हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे तो हमारा ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी और हम अच्छे से काम कर पाएंगे, आपको और अच्छी वीडियोस दे पाएंगे। साथ ही साथ लाइक जरूर करते हैं ताकि रिकमेंडेशंस लोगों के पास ज्यादा जा पाए और हमारा चैनल तेजी से ग्रो हो, ताकि हम और आप आसानी से एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ सकें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।